Hello students, this is lecture 5 of chapter Indian Economy 1950-1990. In this lecture, we are going to study about the development of industrial sector of India during the time period of 1950-1990. First question emerge here is that what was the need to improve industrial sector? So we already had studied that during on the eve of independence, uh, in first chapter we studied that कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल भी डेवलप नहीं किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए कोई रोल प्ले नहीं किया. They did nothing to improve our industrial sector. Very few industries were there, like Tata Iron and Steel Company Limited, like Reliance Industry, some cotton and jute industry, rubber mill, paper mill. Some few industries were there, and Britishers did nothing to improve them. Second point, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इसलिए जरूरी होता है क्योंकि किसी भी कंट्री की ओवरऑल प्रोस्पेरिटी और मॉडर्नाइजेशन को लाने में इंडस्ट्रियल सेक्टर का रोल सबसे सिग्निफिकेंट होता है. ये फास्टर ग्रोथ प्रोवाइड करता है कंट्री को, ये जीडीपी इंक्रीज करने में हेल्प करता है. इफ आई टेल यू अबाउट विद रेफरेंस टू इंडिया, in India 75% population was depend upon agriculture, but agriculture was not enough to provide jobs to each and every people depend upon the agriculture. Disguised unemployment was there, more than required number of people were working on a field, and per capita income was very low. To reduce the pressure of agriculture sector on agriculture sector, of course, it was requirement to migrate people from the agriculture sector to industrial sector. And to migrate people towards the industrial sector, we need a strong industrial base. In short, we need industry. That's why industrial development was very important. And after independence, when we got our constitution in 1950, the Indian government started working towards the development of industrial sector of the country. क्या ये जो मैंने पूरा थीम आपके सामने क्रिएट किया, ये इन 4 पॉइंट्स में आपके सामने मेंशन है. आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड थी, जैसे मैंने आपसे कहा, और जरूरी था कि कोई ऐसा अल्टरनेटिव सेक्टर डेवलप हो जो एम्प्लॉयमेंट दे सके. सेकंड, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन और ओवरऑल प्रोस्पेरिटी प्रमोट करता है, जैसे मैंने आपसे बोला. और ब्रिटिशर्स के टाइम पे उन्होंने कुछ खास किया ही नहीं, और जो अपने आप डेवलप हो रही थी थोड़ा बहुत, वो कुछ गिनी चुनी इंडस्ट्रीज थी जो कंट्री की ग्रोथ के लिए सफिशिएंट नहीं थी, इसीलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहिए था. और लास्ट कुछ जो इंडस्ट्रीज थी, एक दो जो वेल मैनेज इंडस्ट्री जिसे बोला जाएगा, वो एक कोलकाता में थी और एक जमशेदपुर में थी, और कंपनी थी आयरन और स्टील कंपनीज थी. बट क्या खाली आयरन, स्टील कंपनी, रबड़ और पेपर मिल, इन 2 या 3 तरीके की इंडस्ट्री से पूरी कंट्री डेवलप हो सकती थी? आंसर, we all know the answer, no. It was not possible. तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट थी, इसीलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप किया गया. अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है, इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, नीड फॉर अ लीडिंग रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर टू डेवलप द इंडस्ट्रियल बेस ऑफ द कंट्री. क्या जरूरत थी इंडस्ट्रियल सेक्टर में पब्लिक यानी गवर्नमेंट सेक्टर, यानी गवर्नमेंट ज्यादा इन्वॉल्व हो, ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करे, ज्यादा उसको डेवलप करने पर काम करे. तो क्या जरूरत थी गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने में? तो कुछ पॉइंट्स आपके सामने लिखे हैं जो ये समझाने में हेल्प करेंगे कि व्हाट वाज द नीड ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर टू डेवलप द स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस फॉर द कंट्री. द वेरी फर्स्ट वन इज shortage of capital with private sector. The very first thing is that at that time means 1950-60s में प्राइवेट सेक्टर जो होते थे वो गिने चुने कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट थे. रेस्ट जो प्राइवेट सेक्टर थे वो इतने सफिशिएंट नहीं थे कि उनके पास ह्यूज कैपिटल हो जो वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ओपन कर सके. सिर्फ गवर्नमेंट ही थी जो टैक्स के थ्रू अपने रिजर्व्स बना रही थी, रेवेन्यूज क्रिएट कर रही थी, जिसके पास एक ह्यूज फंड क्रिएट हो रहा था जो अच्छी बड़ी इंडस्ट्रीज खोलकर कंट्री का इंडस्ट्रियल बेस स्ट्रॉन्ग कर सकती थी.
तो यहाँ पर ये लिखा है ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा नहीं था। पब्लिक सेक्टर ने अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यूनिट स्टार्ट की, लाइक जैसे मैंने कहा आपसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टार्ट किया, या उस समय पर एमटीएनएल महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड स्टार्ट किया, या आपका स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, और ऐसी बहुत सी कंपनीज थी जो उस टाइम पर स्टार्ट की गई, भारत पेट्रोलियम एक्सेट्रा। टाटा एंड बिरला वर द ओनली वेल नोन इंडस्ट्रीज। तो ये पॉइंट ये समझाने में हेल्प कर रहा है, टाटा बिरला जैसे नाम है तो ये कुछ गिने चुने लोग थे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को स्ट्रॉन्ग बेस दे सके। इसीलिए गवर्नमेंट सेक्टर यानी पब्लिक सेक्टर की रिक्वायरमेंट थी इन्वेस्टमेंट्स करने की और इंडस्ट्रियल सेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाने की। सेकंड पॉइंट में बच्चों आपसे कह रहा है लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर द प्राइवेट सेक्टर। यार एक्चुअली क्या था उस टाइम पर हमारी इंडस्ट्री इन्फेंट इंडस्ट्री थी। इन्फेंट समझते हैं ना, न्यू बॉर्न इंडस्ट्रीज थी, तो इतनी ज्यादा पावरफुल इंडस्ट्रीज नहीं थी ना, उनके प्रोडक्ट इतने पावरफुल थे कि वो एक्सटर्नल मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में अपना प्लेस बना सके, इंटरनेशनल मार्केट में आने वाले प्रोडक्ट्स को कंपटीशन दे सके और उनको डिफीट भी कर सके, आई मीन उनको हरा कर आगे बढ़ सके। तो कहने का मतलब ये है कि जरूरत थी, तो प्राइवेट सेक्टर को क्योंकि कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहे थे तो प्राइवेट सेक्टर ने रोल प्ले करना वहां पर बंद कर दिया। प्राइवेट सेक्टर ने वहां पर इसीलिए ज्यादा, क्योंकि उसको कोई खास इंसेंटिव्स नहीं थे, खास प्रॉफिट नहीं दिख रहा था, क्योंकि अपनी कंट्री के अंदर इतनी डिमांड नहीं थी प्रोडक्ट्स की। उस टाइम पर मैक्सिमम पॉपुलेशन वर पुअर और वो बेसिक नेसेसिटीज को अरेंज करके ही खुश हो जाती थी। इंडस्ट्रियल बेस्ड प्रोडक्ट इतना ज्यादा परचेज नहीं किए जाते थे डोमेस्टिक कंट्री के अंदर, तो डिमांड बहुत कम थी, इसीलिए कोई इंसेंटिव्स नहीं थे प्राइवेट सेक्टर के लिए कि वो इंडस्ट्रीज खोले, प्रोडक्ट बनाए, क्योंकि जब डिमांड ही नहीं है तो उनको प्रॉफिट नहीं होगा। इसीलिए भी उनका इंटरेस्ट नहीं था इंडस्ट्रियल सेक्टर पर में आने का, इन्वेस्टमेंट्स करने का, प्रोडक्शन करने का। इसीलिए भी गवर्नमेंट को ही वहां इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत थी और गवर्नमेंट ने वहां रोल प्ले किया। और लास्ट बट नॉट लीस्ट बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सोशल वेलफेयर जो गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि कंट्री की मैक्सिमम पॉपुलेशन पुअर थी, वो ऑब्जेक्टिव सिर्फ तभी पूरा होता है जब ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ही सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, प्राइवेट सेक्टर काम नहीं करता। आई होप ये क्लियर हो गई स्लाइड। नेक्स्ट है आपका, एक्चुअली क्या हुआ 1948 में इंडस्ट्रियल सेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक पॉलिसी लाई गई जिसको बोला गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवॉल्यूशन 1948। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवॉल्यूशन 1948। बट मैं बताना चाहूंगा 1948 के बाद 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, यानी इतने ज्यादा चेंजेस होने लगे कि उन चेंजेस की वजह से वो पॉलिसी उसके साथ मैचअप नहीं कर पाई। तो कहीं ना कहीं जरूरत थी इस पॉलिसी को, मैं जरा क्षमा चाहूंगा पहले तो, यहाँ रिवोल्यूशन ना होकर आप इसको, ये गलत मैंने लिख दिया, रिजोल्यूशन कर दीजिए। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948 was not successful because it was unable to match up with the constitution which made after that policy in 1950। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, पॉलिटिकल चेंजेस हुए, इकोनॉमिक प्लानिंग होने लगी, तो उसके साथ वो पुरानी पॉलिसी जो थी 1948 की वो मैचअप नहीं कर पाई। तो नीड थी, आप समझ पा रहे हैं नीड किस चीज की थी? नीड थी एक नई पॉलिसी बनाने की, और नई पॉलिसी फिर बनाई गई 1956 में, सबसे ज्यादा फेमस हुई। दैट पॉलिसी वाज नोन एज इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, आईपीआर, इन शॉर्ट आईपीआर 1956। 30 अप्रैल 1956 को इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ये जो बात मैंने आपको सारी बोली ये यहाँ पर सारी मेंशन्स है। इसका मीनिंग अगर आपसे बाय चांस पूछ ले तो आपको बताना है स्ट्रेटेजी एफर्ट्स बाय द स्टेट टू एनकरेज डेवलपमेंट। मतलब ये क्या है, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज क्या होती हैं, रेजोल्यूशन क्या होते हैं, ये तो आपको बताना। आईपीआर मीनिंग है स्ट्रेटेजिक एफर्ट बाय द स्टेट टू एनकरेज द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ अ सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए एफर्ट्स किया जाना, इंडस्ट्रियल सेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करना, दिस इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। जैसे मैंने कहा 1948 में पॉलिसी बनी पर उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर आए, वो मैचअप नहीं कर पाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, या
होने वाले पॉलिटिकल चेंजेस के साथ, तो हमें एक नीड थी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी की, जो 30 अप्रैल 1956 को ये इंट्रोड्यूस की गई। क्या किया गया इस पॉलिसी के अंदर, चलिए समझते हैं। इसने पब्लिक सेक्टर के रोल को बढ़ाया, पहले तो ये ध्यान रखिएगा, और इसने इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में इफ यू कैन सी, आप देख सकते हैं 17 इंडस्ट्रीज वर हियर। लिस्ट बनाई गई 17 इंडस्ट्रीज की, ऐसी 17 इंडस्ट्रीज की लिस्ट बनाई गई जो बेसिकली स्टेट ओन्ड होंगी। स्टेट ओन्ड होने का मतलब जिस पर सिर्फ गवर्नमेंट काम करेगी, प्राइवेट सेक्टर वहां कोई रोल प्ले नहीं कर सकता। आपको ध्यान रखना है, 3 ऐसी इंडस्ट्रीज बनाई गई जिनमें जो पूरी तरीके से स्टेट ओन होंगी। स्टेट का मतलब है यहाँ पर गवर्नमेंट से, जो पूरी तरीके से गवर्नमेंट चलाएगी, इंडियन गवर्नमेंट चलाएगी, वहां पर प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल नहीं होगा। कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज थी, तो कुछ एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूँ, सुनिए। आर्म एंड एमुनिशन, एटॉमिक एनर्जी, हैवी एंड कोर इंडस्ट्रीज, एयरक्राफ्ट, ऑयल, रेलवेज एंड शिपिंग, ये सब गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में रख दी। इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए, ऐसी 17 इंडस्ट्रीज की लिस्ट थी, अगर आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएंगी, जो सिर्फ स्टेट ऑन थी, क्योंकि गवर्नमेंट को डर था कि प्राइवेट सेक्टर कहीं यहाँ पर अपनी मोनोपोली ना बना ले, इसलिए गवर्नमेंट ने इन्हें अपने कंट्रोल में रखा। 17 कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज को अपने कंट्रोल में रखा। शेड्यूल बी में इसके बाद 12 और कैटेगरीज बनाई गई, उन कैटेगरीज में भी गवर्नमेंट का रोल रहेगा और प्राइवेट सेक्टर सिर्फ सप्लीमेंट सपोर्ट रोल प्ले करेगा। लाइक जैसे मानकर चलिए, अगर रेलवे बनाया जा रहा है तो उसके छोटे छोटे पार्ट्स बनाने का काम किसी प्राइवेट सेक्टर को दिया जा सकता है। शेड्यूल सी में प्राइवेट सेक्टर को इनके अलावा 17 इंडस्ट्रीज शेड्यूल ए की, 12 इंडस्ट्रीज शेड्यूल बी की के बाद, अच्छा 12 इंडस्ट्रीज में क्या एग्जांपल हो सकते हैं, तो आपके सामने लिखे हुए आप पढ़ सकते हैं। जैसे एल्युमिनियम और माइनिंग हो गया, अदर माइनिंग इंडस्ट्रीज, मशीन टूल, फर्टिलाइजर, ये सब प्रोड्यूस करने का काम प्राइवेट सेक्टर को दिया, गवर्नमेंट सेक्टर ने अपने हाथ में रखा और खुद प्रोड्यूस किया। प्राइवेट सेक्टर सिर्फ इन चीजों को प्रोड्यूस करने के कुछ टूल्स बना सकता है, सपोर्ट टूल्स बना सकता है, और वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर सकता था। शेड्यूल सी में अगर इन 17 और 12 के अलावा कोई भी सेक्टर बचा तो वो प्राइवेट सेक्टर वहां काम कर सकता है। जैसे क्लॉथ इंडस्ट्री हो गई, लेकिन उसके लिए जैसे क्लॉथ इंडस्ट्री हो गई, शुगर मिल हो गई, रबड़ मिल हो गई, पेपर मिल हो गई, आयरन कंपनीज हो गई, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर काम कर सकता है, बट उसके लिए भी कंडीशन ये थी कि उसको फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा अंडर IDRA एक्ट। आप देख सकते हैं लिखा है अंडर IDRA एक्ट। ये क्या था IDRA एक्ट? तो ये था एक एक्ट बना था 1951 में, जिसका नाम था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए काम करता था, रेगुलेट करने के लिए काम करता था। जितनी भी इंडस्ट्रीज इसमें आई शेड्यूल सी में, वहां प्राइवेट सेक्टर काम कर सकता है, बट उसे IDRA एक्ट के तहत फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। आफ्टर टेकिंग लाइसेंस द प्राइवेट सेक्टर कैन वर्क बट अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट का वहां कंट्रोल रहेगा अपने एक्ट के अकॉर्डिंग, कि अगर कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री प्राइस या कोई भी चीज लिमिट से बाहर जाकर करने की कोशिश करती है तो वहां गवर्नमेंट उनको इंटरफेयर करेगा। लेकिन अगर उन्होंने लाइसेंस लिया हुआ है तो उनको अपने अकॉर्डिंग काम करने दिया जाएगा, बट मनमानी नहीं करने दी जाएगी। गवर्नमेंट का कंट्रोल उन पर भी थोड़ा बहुत रहेगा। तो दिस वाज इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। थैंक यू बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं, अब जैसे मैंने आपसे अभी कहा IDRA एक्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। Under this act, every private sector, if want to open an industry, that private sector has to take a license from the government first. उसको सबसे पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने की जरूरत थी। Now the question raised कि ये इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। इफ इट आस्क फ्रॉम यू इन एग्जाम, तो आपको याद रखना है कि इसकी डेफिनेशन है a written document or permission given by the government to an industrial unit to produce goods। एक रिटर्न परमिशन थी, यानी एक पेपर डॉक्यूमेंट होता था जिस पर रिटर्न में लिख कर दिया जाता था गवर्नमेंट के थ्रू प्राइवेट सेक्टर को कि यू कैन ओपन एन इंडस्ट्री एंड वर्क। जो भी गुड उस पर लिखा होता था, मेंशन होता था कि ये इंडस्ट्री ये गुड प्रोड्यूस करेगी। फॉर एग्जांपल टाटा आयरन, तो आयरन
से रिलेटेड आयरन और से आयरन प्रोडक्ट बनाएगी, या टाटा नमक, टाटा सॉल्ट तो सॉल्ट प्रोड्यूस करेगी। तो इस तरीके से कोई एक प्रोडक्ट वो जो बनाएगी उसके लिए वो गवर्नमेंट से एक रिटर्न में परमिशन लेती थी, उसे ही इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग कहते थे। जिसके पास ये लाइसेंस नहीं वो प्रोडक्शन नहीं कर सकता। अब लाइसेंस किस पर्पस से लिया जाता था ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, दिस कैन आस्क फ्रॉम यू इन एग्जाम। तो यू हैव टू रिमेंबर लाइसेंस बेसिकली इशूड फॉर द फॉलोइंग थ्री पर्पसेस। लाइसेंस जो दिया जाता था वो फॉलोइंग थ्री पर्पसेस के लिए दिया जाता था। सबसे पहला था सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज, नई नई इंडस्ट्री। मैं कोई नई इंडस्ट्री ओपन करना चाहता हूं, जैसे टाटा सॉल्ट के बाद टाटा मोटर्स स्टार्ट हुआ तो उन्होंने उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग वन, अगर पुरानी इंडस्ट्री की कोई नई ब्रांच ओपन करना चाहता हूँ, पहले से टाटा मोटर्स चल रहा है, उसकी कोई ब्रांच किसी नई स्टेट में ओपन करनी है तो उसके लिए भी लाइसेंस लेने की नीड थी। और एग्जिस्टिंग वन को अगर एक्सपेंशन करना है तो एग्जिस्टिंग वन को अगर एक्सपेंशन करना है तो उसके लिए भी लाइसेंस लेने की जरूरत थी। और मैं बताना चाहूंगा यहाँ ये थोड़ा सा कॉपी पेस्ट हो गया है, दिस इज व्हाट नथिंग एल्स बट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट एक्चुअली। मतलब कि आप डाइवर्सिफाई होना चाहते हैं। आपकी कंपनी अभी तक सिर्फ एक प्रोडक्ट में फेमस थी, नाम था उसका, जैसे रिलायंस पेट्रोलियम, लेकिन रिलायंस फ्रेश निकालना चाहते हैं, या रिलायंस किसी और, जियो उन्होंने लॉन्च किया, कोई भी नया फील्ड में वो जाकर आप काम करना चाहते हैं, नया प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस को नए नए प्रोडक्ट्स वैरायटी निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस लेने की जरूरत थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कैन नॉट ओपन न्यू इंडस्ट्रीज विदाउट लाइसेंसिंग। एक सेक्टर नई इंडस्ट्री ओपन नहीं कर सकता अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है। और इफ एंड industrial unit open in remote areas, then industry could get license easily, certain concession and tax benefit were allowed to that industry. जैसे एग्जांपल के तौर पे मोदी नगर, अब मोदी नगर जो लेट श्री गुजरमल मोदी के थ्रू स्टार्ट किया गया था, मैं बताना चाहूंगा अब वो किसी टाइम पर जंगल और एक रिमोट एरिया हुआ करता था। जब वहां जाकर उन्होंने रबड़ मिल, पेपर मिल और कुछ मिल्स ओपन की, कुछ इंडस्ट्रीज ओपन की, तो गवर्नमेंट ने उन्हें कंसेशन भी दिया, गवर्नमेंट ने उन्हें लाइसेंस भी इजीली दे दिया और उनपे टैक्स बेनिफिट्स भी दिए गए। तो इससे फायदा क्या हुआ, आज वो एरिया एक रूरल और रिमोट एरिया से कन्वर्ट होकर एक अर्बन सेक्टर बन गया। वहां पर हर तरीके की फैसिलिटीज आनी स्टार्ट हो गई। और ये क्यों पॉसिबल हो पाया वहां पर, वो ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि वहां एक प्राइवेट सेक्टर ने जाके इनिशिएटिव लिया और काम करना स्टार्ट किया। और क्यों काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको सपोर्ट किया बाय प्रोवाइडिंग सर्टेन कंसेशंस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। अब लास्ट एक स्लाइड आज के लेक्चर की हम पढ़ना चाहेंगे, दिस इज कॉल्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। एक्चुअली क्या था, जैसे अभी हमने पढ़ा लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए लार्ज कैपिटल चाहिए, ह्यूज कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू ओपन अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, and it was not with the Indian industrialists at that time because they were not having sufficient fund to invest into the industry. तो अगर बड़ी इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री दे कैन नॉट ओपन, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज तो वो ओपन कर सकते हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैसे ओपन की गई, कब ओपन की गई, इसके बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूंगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो ओपन की गई बच्चों, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ओपन की गई 1955 में। ये किस नाम से स्टार्ट हुई, पेपर में ये पूछा जाता है, तो आपको बताना द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी, जिसे कर्व कमेटी भी कहा जाता है, इस नाम से ये स्टार्ट की गई 1955 में। अच्छा, इसमें ये पूछा जा सकता है कि इसमें किस इंडस्ट्री को स्मॉल स्केल कहा जा सकता है, तो एक ऐसी इंडस्ट्री को स्मॉल स्केल कहा जाता है जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपीस का हो, जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपीस का हो। मैं ये भी बताना चाहूंगा ये लिमिट लगभग आज बढ़कर 1 करोड़ हो चुकी है। और अगर मैं आज की बात कहूं 2020 की, तो आई थिंक ये लिमिट बढ़कर 5 करोड़ तक हो चुकी होगी। मेरे कहने का मतलब है, आपसे कुछ सर्टेन डेटा आपको यहाँ ध्यान रखना है। सबसे पहले तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का क्या नाम था, तो इसको कर्व कमेटी बोला जाता है बेटे, KARVECOMMITTEE, दैट इज कॉल्ड कर्व कमेटी। अदर नेम क्या है इसका, तो इसका अदर नेम है द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी, द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी। इसे आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं।
दूसरी बात, कितना इन्वेस्टमेंट होता था उस टाइम पर कि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बन जाए? 5 लाख रुपीस. इफ you are capable to invest rupees 5 lakh in an industry during 50s 60s, it will be considered a small scale industry. उसको small scale industry का status दे दिया जाता था. अच्छा, इसके अलावा 1955 में ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुई, ये ध्यान रखना है. अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्यों ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का बेनिफिट क्या था? तो इसका सबसे पहला बेनिफिट ही आप समझ पा रहे होंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. कंट्री में बड़े लेवल पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में इसका सिग्निफिकेंट रोल रहा है. दूसरा, इसकी बड़ी अब यहाँ पर ना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो इसका इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, ये आपको समझ में आ रहा है. इसकी लेकिन ना प्रॉब्लम क्या थी कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो थी वो धीरे धीरे ओपन होने लगी थी वो भी. तो जो स्मॉल स्केल लेवल पर काम करते थे वो डिस्करेज हो जाते थे, क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्री भी सेम प्रोडक्ट बेटर क्वालिटी का बनाकर ले आती थी. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट जो थे वो मार्केट में सेल नहीं हो पाते थे. धीरे धीरे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खत्म होने लगी थी. तो गवर्नमेंट को जरूरत थी उनको प्रोटेक्शन देने की. तो गवर्नमेंट ने उनको प्रोटेक्शन कैसे दिया? तो यहाँ हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि नीड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिग फार्म. कैसे प्रोटेक्ट किया गया उनको? सबसे पहले तो रिजर्व किया गया कुछ प्रोडक्ट को रिजर्व किया गया. बच्चों यहाँ आप देख सकते हो, जैसे सर्टेन प्रोडक्ट पर रिजर्व उनकी कैपेसिटी देखी गई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की, क्योंकि वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो बेटर क्वालिटी में बना सकती हैं. उन प्रोडक्ट को उनके लिए रिजर्व कर दिया गया कि दीज प्रोडक्ट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय ओनली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जिससे लार्ज स्केल इंडस्ट्री उन प्रोडक्ट को नहीं बना सकती, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही बनाएंगी. तो वहां एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, इनकम भी बढ़ेगी और वो सर्वाइव कर पाएंगी. दूसरा, उनको वेरियस कंसेशंस दिए गए, जैसे टैक्स बेनिफिट दिया गया, सब्सिडीज दी गई, पावर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें उनको डिस्काउंट दिया गया. इस तरीके के कुछ बेनिफिट्स उनको प्रोवाइड किए गए. तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे. यहाँ तक हम रखते हैं. एंड इसके आगे फॉरेन ट्रेड और बचा हुआ पार्ट जो चैप्टर का है वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर 6. अभी यहाँ के लिए इतना ही हम रखते हैं. तो थैंक यू फॉर टुडे.